अध्ययन में आपका स्वागत है। देखिए कल लास्ट क्लास में हम जो RH फैक्टर है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। उसके अलावा हमने जो रुधिर वर्ग है या फिर रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में भी हमने आपको कल स्टडी करवाया था। और आज हमारा एक टॉपिक है, वो है ब्लड का थक्का बनना या रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है ना। अब देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कुछ स्कंदक कारक होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सभी मनुष्यों में या सभी जीवों में जो ब्लड है वो वाहिनियों में बहता रहता है। वो मैंने आपको पहले बता चुकी थी कि जो ब्लड है वो या तो ओपन सिस्टम में बहता है या फिर क्लोज्ड सिस्टम में बहता है। ठीक है ना। तो खुले परिसंचरण तंत्र में तो ब्लड जो है वो खुली कोशिकाओं के मध्य में बहता रहता है, लेकिन जो बंद परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है कि जो रुधिर है वो नलिकाओं के अंदर बहता रहता है। ठीक है। अब देखिए, जो रुधिर है वो जो रुधिर वाहिका होती हैं उनके अंदर बहता रहता है। उस कंडीशन में उसमें कुछ प्रतिस्कंदक पदार्थ मिले हुए रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ब्लड का थक्का अंदर वाहिनियों में नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही हमारा जो ऊतक है, ठीक है ना, हमारे ऊतक हैं वह क्षतिग्रस्त होते हैं। ऊतक जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती है। वैसे ही क्या होता है, ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन होता है, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके अलावा इनको मुक्त करने का काम जो है वो प्लेटलेट्स भी करती हैं। प्लेटलेट्स टूट जाती हैं। प्लेटलेट्स जब टूट जाती हैं, जब ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स टूट जाती हैं और ऊतकों से किसका सा मुक्तिकरण होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है ऊतकों से जब हमारे चोट लगती है या कहीं हमारे ऊतक जो है चोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है ना। उस कंडीशन में देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो मुक्त होता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन या थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं और फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब देखिए, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा, रक्त में उपस्थित स्कंदक कारकों को, ठीक है ना, जो रक्त की क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं या रक्त का थक्का जमाते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ स्कंदक कारक होते हैं जो कि स्कंदक कारक एक्टिवेट होकर के ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो देखो, ब्लड का थक्का जमाने के लिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वह स्कंदक कारकों को एक्टिवेट कर देता है या उनको सक्रिय कर देता है। अब स्कंदक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, टोटल हमारी बॉडी के अंदर 13 स्कंदक कारक पाए जाते हैं, लेकिन स्कंदक कारक 7th और 9th, स्कंदक कारक 7th और 9th जो होते हैं वो क्या करते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और स्कंदक कारक 7th और 9th क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो स्कंदक कारक हैं वो Ca+2 से क्रिया करके या Ca+2 से मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना लेते हैं। उसके बाद में ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो होता है, क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो कैसी कंडीशन में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है।
उसको क्या कर देता है, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करेगा, सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। थ्रोम्बिन ये कैसा होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। थ्रोम्बिन सक्रिय में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में देखिए ये जो थ्रोम्बिन सक्रिय जो होता है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, थ्रोम्बिन ठीक है। तो देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग या थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जो ब्लड होता है वो हृदय वाहिकाओं में अविरल बहता रहता है, मतलब बिना रुके बहता रहता है, ठीक है। लेकिन क्यों बहता रहता है, क्योंकि उसमें क्या कुछ प्रतिस्कंदक कारक यानी कि स्कंदन को रोकने वाले कारक घुले हुए रहते हैं, ठीक है। जब स्कंदन को रोकने वाले कारक उसमें घुले हुए हैं जैसे कि हिपेरिन वगैरह, तो उस कंडीशन में रुधिर जो है वो वाहिकाओं में बहता रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे कभी चोट लगती है या हमारे ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स टूटते हैं और जो ऊतक और प्लेटलेट्स होते हैं उनके द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है ब्लड के अंदर। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ग्लाइकोप्रोटीन या फास्फोलिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं वो स्कंदक कारकों को सक्रिय कर देते हैं, जैसे स्कंदक कारक 7 और 9। ये स्कंदक कारक क्या करते हैं, Ca+2 से क्रिया करके या Ca+2 के साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय क्या होता है, एक एंजाइम की तरह काम करता है। जैसे एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शंस को तेज करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, सक्रिय करने का काम करता है। जैसे एंजाइम रिएक्शन को सक्रिय कर देते हैं, वैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को जो कि निष्क्रिय अवस्था में होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन के अंदर चेंज कर देता है, यानी कि थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। और ये थ्रोम्बिन जो होता है वो कैसा होता है, सक्रिय होता है, ठीक है, सक्रिय हो जाता है। पहले तो थ्रोम्बिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी फॉर्म में जब होता है वह तब कैसी कंडीशन में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय जो होता है वो मुक्त होता है या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और स्कंदक कारकों और Ca+2 के द्वारा जब प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता है, सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है या सक्रिय थ्रोम्बिन का निर्माण कर देता है। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैसा है, निष्क्रिय अवस्था में है, जिसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय जो होता है वो थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है, और ये थ्रोम्बिन जो होता है वो कैसा होता है, सक्रिय फॉर्म में होता है। उसके बाद में देखिए ये जो थ्रोम्बिन सक्रिय होता है, सक्रिय कंडीशन में होता है, वो क्या काम करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या काम करेगा सक्रिय अवस्था में, फाइब्रिनोजन जो होता है बॉडी के अंदर, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है उसको तंतुओं के रूप में परिवर्तित कर देता है, फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। और ये फाइब्रिन क्या होता है, प्रोटीन के तंतु या फाइबर्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है उसके ऊपर जालनुमा संरचना बना लेते हैं। जब जालनुमा संरचना बन जाती है तो वहां से ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है, यानी कि रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो ब्लड में रुधिर वाहिनियों से बाहर आना बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर ब्लड का
थक्का यानी कि फाइब्रिनोजन का जाल जो है वो जम जाता है, बन जाता है। उसके बाद में देखिए जब फाइब्रिनोजन का जाल बन जाता है तो उस कंडीशन में उन ऊतकों के अंदर या कोशिकाओं के अंदर बाह्य जीवाणु जो है या बाह्य जो सूक्ष्म जीव है वो उनका जो प्रवेश जो होता है वो बंद हो जाता है और जो जाल है वो कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है। उसके बाद में जो ब्लड है वो बाहर आना बंद हो जाता है। अब देखिए ब्लड जब बाहर आना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में एक पीला द्रव उसमें से बाहर निकलता रहता है। जब जाल बन जाता है उसके ऊतकों के ऊपर तो उस कंडीशन में क्या होता है, रुधिर आरबीसी आना तो बंद हो जाती है, यानी कि रुधिर कोशिकाएं आना तो बंद हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है पीला येलो कलर का लिक्विड जो होता है वो बाहर आता रहता है और उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। तो सीरम जो होती है वो कैसी होती है, विदाउट फाइब्रिनोजन होती है। सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सीरम में क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर के और वो बाहर एक जालमय संरचना बना लेता है और बाहर ब्लड जो होता है वो कैसा तरल के रूप में बाहर आता है। उसमें आरबीसीज या ब्लड सेल्स नहीं होती है, ओनली येलो लिक्विड होता है जिसको क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने पर हमारी बॉडी के अंदर क्या थक्का जम जाता है और उसके लिए क्या कुछ स्कंदक कारक जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। स्कंदक कारक क्या करते हैं, कैल्शियम से क्रिया करके प्रोथोम्बिन सक्रिय बना लेते हैं और उसके बाद में प्रोथोम्बिन निष्क्रिय को ये क्या कर देते हैं, सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये सक्रिय थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और ये फाइब्रिन जो है वो क्षतिग्रस्त ऊतकों के ऊपर जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है और हमारा जो रुधिर है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का थक्का जमना। ये ब्लड या थक्का जमने की प्रोसेस हो गई कि हमारी ब्लड के अंदर थक्का किस तरह से जमता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए सभी प्राणियों में हार्ट जो है वो पाया जाता है। अब देखिए जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो कहाँ पर स्थित होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखिए हार्ट या हृदय, ठीक है। मनुष्य के अंदर जो परिसंचरण तंत्र के अंदर जो मेन काम होता है, जो मेन भूमिका होती है वह होती है हृदय की, ठीक है ना, या हार्ट की। अब हार्ट जो होता है वो क्या काम करता है, देखिए हृदय या हार्ट, हृदय या हार्ट। तो देखिए जो हृदय होता है या हार्ट होता है वो मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर क्या काम करता है, ब्लड को, तरल द्रव को जो ब्लड की फॉर्म में होता है उसको पंप करने का काम करता है। उसको बॉडी के अंदर पंप करता है, फैलाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद में उसको ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाने का, फेफड़ों तक पंप करने का काम भी हार्ट ही के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो हार्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर, मनुष्य के अंदर कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है, ठीक है। जो हार्ट है वो किसके अंदर स्थित होता है, वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हार्ट की जो है वो बाह्य स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एक तरह से कि हार्ट जो होता है वो बाहर से किस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। जो हार्ट है देखिए हमारी बॉडी के अंदर वक्ष गुहा के अंदर, मनुष्य में वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है और वक्ष गुहा के बाईं तरफ स्थित होता है हार्ट। इसीलिए देखिए जो फेफड़े हैं, जो फेफड़े पाए जाते हैं वक्ष गुहा के अंदर, उसमें जो बायां फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा पा होता है साइज में। क्यों? क्योंकि बाएं फेफड़े की तरफ जो हार्ट है वो स्थित होता है
किसी भी प्राणी का या मनुष्य का जो हार्ट है वो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है बाह्य स्ट्रक्चर एक मुट्ठी के समान होती है, मुट्ठी जैसी स्ट्रक्चर होती है। उसके अलावा जो हार्ट है वो पेशियों का बना हुआ होता है। उसके अलावा देखिए जो हार्ट है वो उसके बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, हृदय आवरण कहा जाता है, या हृदय आवरण या पेरिकार्डियल जो लेयर है वो कहा जाता है। उसके अलावा देखिए जो हृदय है उसमें जो पेरिकार्डियल परत होती है या जो हृदय की तरफ हृदय आवरण पाया जाता है, उस हृदय आवरण के अंदर क्या पाया जाता है, एक फ्लूइड भरा रहता है और उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो क्या काम करता है, हृदय के बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है, या फिर हृदय को नम या बाहर से नम बनाए रखता है, और जो बाह्य आघात होते हैं उनसे या बाह्य रगड़ से हृदय की या हार्ट की सुरक्षा करने का काम करता है। तो हृदय के प्रोटेक्शन का काम जो है वो कौन करता है, हृदय आवरण करता है। उसके अलावा देखिए जो हृदय होता है वो मुख्य रूप से जो हृदय है वो मुख्य रूप से 4 चैम्बरों का बना हुआ होता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और वो चैम्बर जो होते हैं उसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। हृदय जो होता है वो वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है। हमारी जो वक्ष गुहा होती है उसके अंदर जो हमारी बाईं तरफ होती है, बाईं तरफ स्थित होता है। उसके अलावा देखिए हार्ट जो होता है वो मुख्य रूप से 3 परतों का से मिलकर बना होता है, और वो कौन कौन सी होती है, पहली जो होती है वो होती है पेशियों की परतों से मिलकर बना होता है, और उसमें जो पहली परत होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। फर्स्ट जो होती है वो होती है एपिकार्डियम, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और थर्ड जो लेयर होती है वो होती है आपकी एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम 3 प्रकार की जो परतें होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। किसकी, हार्ट की जो भित्ति होती है वह थोड़ी मोटी होती है। जो आलिंद होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं और नीचे की साइड में निलय पाए जाते हैं। तो देखिए हृदय की पूरी की जो भित्ति होती है, हृदय भित्ति, वह मुख्य रूप से 3 लेयर्स की या 3 परतों की बनी हुई होती है। वो कौन कौन सी परतें होती हैं, एक होती है एपिकार्डियम जो सबसे बाह्य स्तर होता है, सेकंड होता है मायोकार्डियम जो होता है वो मध्य में पाया जाता है, और एक आंतरिक जो होता है वो होता है एंडोकार्डियम जो कि आंतरिक स्तर होता है, सबसे अंदर का स्तर होता है। उसके अलावा देखिए जो हृदय होता है वह पेशियों का बना हुआ होता है। हृदय के अंदर पेशियां पाई जाती हैं, और इन्हीं पेशियों की वजह से ही हृदय के अंदर स्पंदन की प्रक्रिया होती है, या हार्ट बीट जो होती है वो इन्हीं की वजह से ही हृदय संकुचित होता है और शिथिलित होता है, ठीक है। किसकी वजह से, हृदय के अंदर पाई जाने वाली पेशियों की वजह से। तो देखिए हृदय के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, हृदय आवरण कहा जाता है, हृदय आवरण कहते हैं। ये हो गया हृदय आवरण, ठीक है, ये हृदय आवरण हो गया। ये हृदय आवरण हो गया, हृदय आवरण पाया जाता है। अब देखिए हृदय के अंदर ये है हृदय आवरण, ठीक है, हृदय आवरण। इसके अलावा इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है इसको क्या कहते हैं, हृदय आवरणी द्रव, ठीक है। ये जो भरा हुआ है इसके अंदर वो कौन सा द्रव है, हृदय आवरणी द्रव,
जो कि दोनों आवरणों के अंदर या बीच में पाया जाता है, ये है हृदयावर्णी द्रव। हृदयावर्णी द्रव पाया जाता है, सबसे बाहर की साइड में हृदयावरण पाया जाता है और हृदयावरण के अंदर की परतों के अंदर एक फ्लड या द्रव तरल भरा रहता है, जिसको हृदयावर्णी द्रव या हृदयावर्णी तरल कहा जाता है। उसके अलावा देखिए, प्रत्येक जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि हृदय के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4। 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो भाग है इधर वाला, ये कहेंगे हृदय का बायां भाग है। ये जो भाग कहेंगे इसको कहेंगे हृदय का बायां भाग, और ये जो भाग है इसको कहेंगे हृदय का दायां भाग। ठीक है, हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं, यानी कि ये जो हृदय होता है वह 4 चैम्बर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 2 आलिंद पाए जाते हैं, ये जो ऊपर के हैं वो 2 आलिंद है और ये जो नीचे है वो 2 निलय पाए जाते हैं। तो ये क्या है? आलिंद। ठीक है, ये हो गया बायां आलिंद और ये हो गया दायां आलिंद। ठीक है, 2 आलिंद पाए जाते हैं और ये जो है वो 2 निलय हैं। निलय। ठीक है, ये जो आलिंद है वो कौन सा आलिंद है? ये जो आलिंद है वो कैसा है? बायां आलिंद। और ये जो आलिंद है, इधर वाला जो आलिंद होता है वो कौन सा होता है? दायां आलिंद। ठीक है, ये वाला निलय है वह कौन सा निलय है? बायां निलय। ठीक है, बायां निलय। और ये वाला जो निलय होता है वो कौन सा निलय होता है? दायां निलय। ठीक है, अब देखिए, ये बायां आलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया। बाईं तरफ क्या पाए जाते हैं? जो बायां भाग होता है हृदय का, उसमें एक बायां आलिंद पाया जाता है और एक बायां निलय पाया जाता है। इसी तरह से जो दायां भाग होता है हृदय के अंदर, उसमें एक तो दायां आलिंद पाया जाता है और एक दायां निलय पाया जाता है। तो इस तरह से पूरे हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर, यानी कि 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक है, निलयों की जो भित्ति होती है थोड़ी मोटी होती है और आलिंदों की जो भित्ति होती है थोड़ी पतली होती है। अब देखो, दोनों आलिंदों के बीच में यहाँ पर एक खांच पाई जाती है और इस खांच को कहा जाता है, एक गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है दोनों आलिंदों के बीच, यानी कि बाएं आलिंद और दाएं आलिंद दोनों आलिंदों के बीच एक खांच या गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस कहा जाता है। अब देखिए, जो फोसा ओवेलिस है वो दोनों आलिंदों के बीच में पाई जाती है, खांचनुमा या गड्ढेनुमा संरचना। लेकिन जब भ्रूणीय स्टेज होती है, जब बच्चा भ्रूणीय स्टेज में होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, उस कंडीशन में ये जो खांच होती है वह एक छेद के रूप में होती है, एक होल के रूप में होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये होल जो होता है वो जैसे ही जो भ्रूण है वो एडल्ट होता चला जाता है या भ्रूण का डेवलपमेंट होता चला जाता है, वैसे ही ये जो पोर है या होल होता है वह भर जाता है और एक खांच या गड्ढे की फॉर्म में रहता है। उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है? फोसा ओवेलिस कहा जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जब वो भ्रूणीय स्टेज में होता है तो क्या कहा जाता है इसको? फोरामेन ओवेलिस। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? फोरामेन ओवेलिया, फोरामेन ओवेली कहा जाता है। फोरामेन ओवेली कहा जाता है कब? जब
जो बेबी होता है जब भ्रूणीय स्टेज में होता है, जब उसका भ्रूणीय डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इन दोनों आलिंदों के बीच में क्या पाया जाता है, एक होल या छिद्र पाया जाता है जिसको फोरामेन ओवेली कहा जाता है। लेकिन जब भ्रूण से जब एडल्ट का जब भ्रूण जो होता है वो फुल बेबी में कन्वर्ट हो जाता है और बेबी आगे ग्रोथ करता है, तो उस कंडीशन में ये जो होल होता है वो फिल हो जाता है और फिल होने के बाद यहाँ पर एक खांचनुमा स्ट्रक्चर रह जाती है। उस खांचनुमा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, खांचनुमा स्ट्रक्चर को फोसा ओवेलिस कहा जाता है। लेकिन भ्रूणीय स्टेज में क्या कहा जाता है इसका, फोरामेन ओवेली, और एडल्ट स्टेज में या फिर जब बच्चे का पूर्ण विकास हो चुका होता है उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, फोसा ओवेलिस कहलाता है। तो देखिए इस तरह से जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर हो गए, 2 आलिंद हो गए, 2 निलय हो गए। दोनों आलिंदों के बीच में जो दोनों आलिंद जो होते हैं वो निलयों से जुड़े हुए रहते हैं और दोनों आलिंद अंतरा आलिंद पटों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बायां आलिंद होता है, बाएं आलिंद में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, बाएं आलिंद में जो ब्लड होता है वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है। ठीक है, यहाँ पर जो पाई जाती है वो होती है फुफ्फुस शिरा, और उसके अलावा जो बायां आलिंद बायां निलय होता है उसमें जो महाधमनी होती है उसके द्वारा ब्लड बाहर निकलता है। कौन सी होती है, महाधमनी। ये तो है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। ठीक है ना, तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा तो ब्लड आ रहा है, लेकिन किसके द्वारा बाहर जा रहा है आलिंद निलय से, और वो होती है आपकी महाधमनी। महाधमनी, ठीक है, महाधमनी के थ्रू बाहर निकलता है। उसके बाद में देखिए इस आलिंद में जो ब्लड आता है वह किसके द्वारा आता है, इस आलिंद में जो ब्लड आता है वह आता है महाशिरा के द्वारा। ये होती है महाशिरा, और इस निलय से जो ब्लड जा रहा है वो जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो इस तरह से जो हार्ट होता है उसका जो बायां आलिंद होता है, बाएं आलिंद में जो रुधिर आता है वह फुफ्फुस शिरा के द्वारा प्रवेश करता है। फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो रुधिर आ रहा है वह कैसा रुधिर आएगा, शुद्ध रुधिर आएगा। उसके बाद में जो महाधमनी है वह क्या शुद्ध रुधिर को बाहर निकालेगी, यानी कि जो शुद्ध रुधिर है वो महाधमनी के द्वारा बाहर निकलता है निलय से। आलिंद से जो रुधिर है वो निलय में आएगा और महाधमनी के थ्रू बाहर निकलेगा। उसके अलावा देखो जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में जो रक्त आ रहा है या रुधिर आ रहा है वह किसके द्वारा आता है, महाशिरा के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो निलय होता है दायां निलय, उस दाएं निलय से जो रक्त निकलता है वह किसके थ्रू निकलता है, फुफ्फुस धमनी के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो ये हो गई हार्ट की स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं, मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, जो बायां आलिंद होता है उसमें जो रुधिर है वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है, और बाएं निलय से रुधिर है वह महाधमनी के थ्रू बाहर निकलता है। इसी तरह से जो दायां आलिंद है उसमें जो रुधिर आ रहा है वह महाशिरा के द्वारा आ रहा है, और जो दाएं निलय से जब रुधिर निकलेगा या बाहर निकलता है वह किसके थ्रू निकलता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस तरह से देखिए हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई, बाह्य स्ट्रक्चर। अब बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन कल पढ़ेंगे। बाह्य स्ट्रक्चर में हमने आपको हृदय की संरचना के बाह्य संरचना के बारे में बताया, जिसमें हृदय आवरण के बारे में बताया कि हृदय आवरण जो होता है हृदय के चारों तरफ पाया जाता है और हृदय की सुरक्षा करने का काम करता है और उसको बाह्य रगड़ से बचाता है। ठीक है, बाकी का देखिए जो हार्ट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।